अब क्वेश्चन ना ऐसा भी पूछा जाता है कभी कभी कि इनमें से कौन सा ट्रांसफर टू रिजर्व है, ट्रांसफर टू प्रोविजन है, या दोनों ही नहीं है। मतलब बस ये बताना है आपको, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार। हाँ, तो जैसे क्रिम्सन ट्रेडर्स, देखो रिजर्व और प्रोविजन में डिफरेंस क्या है। देखो रिजर्व और प्रोविजन का एक बेसिक डिफरेंस होता है। प्रोविजन क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो भैया, मुझे लग रहा है कि मैंने उधार माल बेचा है ना, उधार माल बेचा और ईयर एंड पे मेरे 10 लाख रुपए आना बाकी है, और मेरा ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस है कि जो भी मैं उधार देता हूं उसमें से 1% पैसा डूब जाता है, बेड डेड हो जाता है। 1% मतलब मेरा 99% तो पैसा वसूल हो जाता है, बट 1% जनरली क्या हो जाता है, डूब जाता है, खत्म हो जाता है। तो ईयर एंड पे, अच्छा इवेंट क्या है, इवेंट ये हो चुका है कि मैंने माल बेच दिया है, और इस ट्रांजेक्शन के कारण हमें लॉस हो सकता है। कितना लॉस हो सकता है, 10,000, 1%, है ना। मतलब इसकी इनकम भी बुक हो चुकी है, और खर्चा हो सकता है, होना बाकी है। बट एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल, प्रूडेंस क्या बोलता है, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें यह बोलता है कि एक समझदार अकाउंटेंट, हमेशा एक समझदार व्यक्ति अपने लॉसेस को पहले बुक कर लेता है और प्रॉफिट को तभी बुक करेगा जब वो होगा, है ना। तो इसीलिए भले लॉस नहीं हुआ है, लेकिन जो आज ट्रांजेक्शन हुआ इसके कारण फ्यूचर में लॉस होगा, उसका लॉस कब बुक करेंगे, आज ही। और उसके लिए हम क्या बना देते हैं, प्रोविजन। क्या बना देते हैं, मतलब कि प्रोविजन किसी प्रोबेबल खर्चे या लॉस के अगेंस्ट बनाया जाता है ना, जो होने वाला है बट सर्टेन नहीं है, बट हाँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना। इसके अलावा रिजर्व, अब रिजर्व ऐसा बना दिया कि यार कोई लॉस वॉस आज के कारण कोई लॉस नहीं होगा, आज कोई भी ट्रांजेक्शन किया उसके कारण कोई लॉस नहीं होने वाला है। बट फॉर द सेफर साइड आदमी क्या करता है, रिजर्व क्या होता है, अलग से रखना, पैसे को अलग से। रिजर्व यही होता है ना, जैसे रिजर्व हम बात करते हैं हमारे घरों में, हम क्या करते हैं, पैसा भी रिजर्व करते हैं। हमारे फादर मदर क्या करते हैं, सेविंग्स करते हैं, तो वो भी क्या है, रिजर्व है। भली वो पैसा आज यूज नहीं आ रहा है, बट फिर भी फ्यूचर के लिए हम क्या कर रहे हैं, आज ही से बचा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिजर्व। तो ऐसे ही बिजनेस में भी कोई भी प्रोबेबल लॉस या पॉसिबल ऑब्लिगेशन नहीं होने वाली है, फिर भी हम पैसे को बचा रहे हैं, तो वो क्या है, रिजर्व है। क्या है, रिजर्व है। तो डेप्रीसिएशन, सबसे पहले तो डेप्रीसिएशन क्यों लगाते हैं हम, डेप्रीसिएशन क्यों लगाते हैं बेटा, किसकी कीमत भाई, सबसे पहले तो डेप्रीसिएशन किस पे लगता है, फिक्स्ड एसेट पे लगता है। फिक्स्ड एसेट को हम क्या पीएनएल में डेबिट करते हैं या बैलेंस शीट, मतलब एसेट मानते हैं हम। फिक्स्ड एसेट जब खरीदा मैंने तब मैंने उसे एसेट माना, खर्चा नहीं माना। बट उस फिक्स्ड एसेट को यूज कर रहा हूं, उसके कारण उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो उसको मैं कम करूंगा क्योंकि वैल्यू कम हो रही है। और दूसरा कारण ये भी है कि यूज करने के कारण फ्यूचर में मुझे एक और नया फिक्स्ड एसेट खरीदना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा ना, फ्यूचर में एक नया फिक्स्ड एसेट खरीदना पड़ेगा। क्यों खरीदना पड़ेगा, ये खराब हो जाएगा तो खरीदना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आज ही से मैं क्या बना रहा हूं, प्रोविजन। तो डेप्रीसिएशन क्या है, एक तरह का डेप्रीसिएशन जब होता है तो कोई कैश आउटफ्लो होता है क्या, जब डेप्रीसिएशन हम लगा रहे हैं तो कोई कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है ना। तो डेप्रीसिएशन भी एक क्या है, प्रोविजन। ऐसे ही बेड डेट रिटर्न ऑफ, बेड डेट राइट ऑफ किया, इट इज ए एक्चुअल लॉस। बेड डेट ना तो प्रोविजन है, बेड डेट तो खर्चा लॉस हो गया ना, ये कोई प्रोविजन थोड़ी है कि आज के इवेंट के कारण फ्यूचर में कोई खर्चा या लॉस होने वाला, ये तो हो गया है, सामने वाले ने मना कर दिया पैसे देने से, तो ये ना तो प्रोविजन है ना रिजर्व है, इट इज एन एक्सपेंस और लॉस। ठीक है, इसके बाद इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को इंक्रीज किया आपने, तो ये तो प्रोविजन ही है, ये ट्रांसफर टू प्रोविजन ही है। इसके बाद रिटेन्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो क्या है,
रिजर्व, है ना। लाइबिलिटी फॉर टैक्स, लाइबिलिटी फॉर टैक्स, टैक्स की लाइबिलिटी, तो ये तो ना तो प्रोविजन है ना रिजर्व है, इट इज ए लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है क्या? लाइबिलिटी फॉर टैक्स है ना, इसको भी इन्होंने प्रोविजन माना है, बट इसमें ये गलत लिखा है कि लाइबिलिटी फॉर टैक्स। हम तो ये मान रहे हैं कि ये तो डिटरमाइंड टैक्स है, मतलब ये देना ही है। एक तो देखो ऐसा प्रोविजन फॉर टैक्स इज ए प्रोविजन। अब प्रोविजन फॉर टैक्स और लाइबिलिटी फॉर टैक्स में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे लिखा गलत गया है, बट मैं आपको बताता हूँ। लाइबिलिटी फॉर टैक्स तो ये है कि अब तो देना ही है, लाइबिलिटी फॉर टैक्स तो ये श्योर हो गया कि ये तो ये ना तो प्रोविजन है ना रिजर्व है, इट इज ए लाइबिलिटी, है ना। एक होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है कि भैया हम आज असेस कर रहे हैं कि हमें इतना टैक्स देना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या बना रहे हैं, प्रोविजन, तो वो प्रोविजन है। तो लाइबिलिटी फॉर टैक्स ना लिख के से प्रोविजन फॉर टैक्स लिखना था यहाँ पर। फिर भी क्योंकि इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन के आंसर में इसे प्रोविजन माना है, तो अपन को भी एग्जाम में आ जाए तो लाइबिलिटी फॉर टैक्स को क्या मान लेना तुम तो भैया, चेकिंग तो वही करेंगे ना अपनी, तो जो वो बोल रहे हैं वही सही है अभी तो, जब तक कि उनके मॉड्यूल में ये सही नहीं हो जाए। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो बहुत सारे व्यूज ऐसे भी होंगे जहां मॉड्यूल और मेरे व्यूज अलग अलग है। देखो अकाउंट्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जो सब्जेक्टिव है ना, इसमें सबके डिसीजन अलग अलग हो सकते हैं। जैसे भाई साहब आप एसएलएम से डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसके अलावा डेप्रिसिएशन लगाने की एक और मेथड कौन सी है, WDV मेथड, तो भैया मैं WDV लगा रहा हूं, सब्जेक्टिव हो गया ना ये भी। आप किसी को प्रोविजन मान रहे हो, मैं तो लाइबिलिटी मान रहा हूं उसको, क्योंकि देना ही है, सर्टेन हो गया, मेरे को तो पता है देना पड़ेगा, 90% चांसेस है, मतलब मेरे लिए तो 100 है, तो मैं उसको लाइबिलिटी बुक कर लेता हूं, प्रोविजन बनाते ही नहीं हूं। तो इट इज ए सब्जेक्टिव मैटर कि आप उसे किस तरह से डील करते हो। तो व्यूज अलग अलग हो सकते हैं सभी ऑथर्स के और अकाउंटेंट्स के, है ना। ओके अब भैया ये कुछ समरी है जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये अपन और मेरे हिसाब से डिस्कस करने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अगर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक, तो फिर क्या करोगे, इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो क्लोजिंग स्टॉक का क्या करोगे आप। हमने ये पहले ही पिछले लेक्चर्स में बात की है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है तो वो ओनली असेट में दिखेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। ये हम बात कर चुके थे उस दिन। इससे पहले जितने भी टॉपिक्स है वो सब में हम ये बात कर चुके हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो उसे लाइबिलिटी में ही शो करना, उसे अलग से एडजस्ट नहीं करना है। और अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं है तो फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब वो खर्चा जो ड्यू हो गया लेकिन पे करना बाकी है, अगर वो ट्रायल बैलेंस में नहीं है मतलब उसकी एंट्री नहीं हुई है, तो फिर आपको एंट्री भी करनी, मतलब खर्चा डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो उस केस में आपके एक्सपेंस का खाता डेबिट हो जाएगा और आउटस्टैंडिंग खर्चा क्रेडिट हो जाएगा। तो उस केस में आपको दो जगह एडजस्टमेंट एंट्री करनी, एक तो उस खर्चे के अकाउंट को बढ़ाएंगे, अगर वो P&L में है तो P&L में बढ़ाएंगे, ट्रेडिंग में है तो ट्रेडिंग में बढ़ाएंगे, और लाइबिलिटी में भी शो करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस में है तो ओनली लाइबिलिटी में आएगा, ट्रायल बैलेंस में नहीं है तो दोनों जगह एडजस्ट होगा। इसके बाद ऐसी प्रीपेड, इनकम आउटस्टैंडिंग, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सब देखना है। डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लॉस बाय फायर, ये सब हम बात कर चुके हैं। अब ना ये एक क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, थ्योरी मार्क्स में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिमिटेशंस क्या क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जो हम अभी बना रहे हैं अकाउंट्स, उसके लिमिटेशंस क्या। सबसे पहला लिमिटेशन जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमेशा कॉस्ट पे बनाते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पे। मतलब कि फिक्स्ड असेट, मैंने बिल्डिंग खरीदी 10 लाख की खरीदी, 5 साल पहले 10 लाख में खरीदी थी, आज भी बुक में 10 लाख पे ही चल रही है हिस्टोरिकल कॉस्ट। भले उस बिल्डिंग की वैल्यू आज की तारीख में 50 लाख हो गई है, फिर भी वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही चल रही है, क्योंकि हम अकाउंटिंग किस पे करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। क्या हम उसे आज 40 लाख बढ़ा के 50 लाख पे ला सकते हैं क्या? क्या ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऐसा बोलता है क्या? कोई नहीं बोलता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट तो बोलता है प्रॉफिट तभी बुक करना है जब वो रियलाइज हो जाए। बिल्डिंग बेची क्या आपने? बिल्डिंग बेची नहीं तो आप उसे 50 लाख पे ला सकते हो क्या?
तो इट इज अ लिमिटेशन कि वो एक्चुअल मार्केट वैल्यू। अच्छा, ऐसे ही कोई एसेट है जो 50 लाख में खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू 30 लाख है, तो उसे कम कर सकते हो। परमानेंट डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट एज पर प्रूडेंस, वापिस वही बात हो रही है। समझदार व्यक्ति लॉस बुक कर लेता है, भले हुआ नहीं है तो भी, लेकिन प्रॉफिट तभी बुक करेगा जब होगा। तो लॉस तो बुक कर सकते हो, प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। तो एक्चुअल में जब बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट ना हिस्टोरिकल कॉस्ट पे असेट्स को बताती है, ना कि उसकी करंट मार्केट वैल्यू पे। तो डिसीजन लेना यूजर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप कोई बिजनेस खरीद रहे हो, अब उस बिजनेस की बैलेंस शीट अगर देखोगे तो उसमें वो सारी एसेट जो उनके पास है वो सब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आ रही है। अब आज आपको खरीदना करंट मार्केट वैल्यू पे, डिसीजन मेकिंग थोड़ा टफ हो जाता है। समझ में आ रहा है कि किस भाव पे खरीदे, या फिर इस बिजनेस की वैल्यू क्या है, ये डिटरमाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंटेंजिबल है, जो बुक्स में नहीं दिखती है, इंटेंजिबल असेट्स। और वो भी उन इंटेंजिबल असेट की बात कर रहा है जो परचेस्ड नहीं है। इंटेंजिबल असेट समझ रहे हो आप, टेंजिबल मींस ये बिल्डिंग और ये सब टेंजिबल है, इंटेंजिबल मींस गुडविल, है ना, रॉयल्टी, सॉरी
तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट कोई चाह के करता है क्या? क्या ये फर्म को कोई बेनिफिट दे रहे हैं क्या? फिर भी ये क्या है? खर्चे है, मतलब डेबिट होंगे पीएनएल में। ऑल लाइबिलिटी विच बिकम ड्यू फॉर पेमेंट विद इन द ईयर आर क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। हमने ये चीजें डिस्कस नहीं की थी, बट अभी डिस्कस कर लेते हैं। दो तरह की लाइबिलिटी होती है, एक करंट और एक नॉन करंट। करंट लाइबिलिटी जनरली वो होती है जिसका बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर हमें आ जाता है, मतलब जो एक साल के अंदर अंदर हमें पे करनी है। लाइबिलिटी बात कर रहे हैं तो जो एक साल के अंदर अंदर हमें पे करनी है आर कॉल्ड एज करंट लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। और जिन्हें हमें एक साल से ज्यादा, मतलब एक साल बाद पे करनी है, वो होती है लॉन्ग टर्म या फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो क्या जो विद इन 1 ईयर पे होने वाली है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है? शॉर्ट टर्म है, तो फॉल्स करो और इसके आगे लिखो ऑल लाइबिलिटी व्हिच बिकम ड्यू फॉर पेमेंट विद इन द ईयर आर क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज या फिर करंट लाइबिलिटीज। द टर्म करंट असेट इज यूज्ड टू डेजिग्नेट कैश एंड अदर असेट एंड रिसोर्सेज व्हिच आर रीजनेबली एक्सेप्टेड टू बी रियलाइज्ड एंड सोल्ड एंड कंज्यूम्ड विद इन 1 ईयर। ट्रू है फॉल्स है? वापस क्या बोल रहा है? करंट असेट और नॉन करंट असेट की बात कर रहा है। करंट असेट वो असेट होते हैं जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, सही बात है। और नॉन करंट असेट वो होंगे जो आफ्टर 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो। तो जो विद इन 1 ईयर असेट क्या होने वाले हैं? कन्वर्ट होने वाले हैं कैश में, या जो विद इन 1 ईयर रियलाइज या सोल्ड होने वाले हैं वो करंट होंगे कि नॉन करंट? तो ट्रू है ये। द टर्म करंट असेट, ये वाला बिल्कुल ट्रू है। एन असेट गिव्स राइज टू एक्सपेंडिचर व्हेन इट इज एक्वायर्ड and to an expense when it is consumed। क्या बोल रहा है? an asset gives rise to expenditure when it is acquired and to an expense when it is consumed। ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ, चलो समझो इसको। मैंने एक मशीन खरीदी, इट इज एक्सपेंडिचर। मैं उस मशीन को यूज कर रहा हूं, उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं, तो वो एक्सपेंस है। एक्सपेंडिचर मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्रू है। कंज्यूम किया तो एक्सपेंस बन गया और खरीदा तब एक्सपेंडिचर बन गया। ठीक है। if the balance of an account on the debit side of trial balance where the benefit has already expired then it is treated as an expense। बोलो यार, ट्रायल बैलेंस में एक डेबिट साइड में बैलेंस दिख रहा है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में या तो असेट दिखते हैं या खर्चे दिखते हैं, और उस बेनिफिट का हम भोग पहले ही कर चुके हैं। हाँ, तो क्या उसे खर्चा मान लो? वो खर्चे में ही जाएगा, वो खर्चा ही होगा। इट इज ए एक्सपेंस। ट्रू है ये। सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रू और फॉल्स? ट्रू ही है ना भाई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर दे तो ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट खर्चे लेस कर दे तो नेट प्रॉफिट। If the debit side of trading accounts exceeds its credit side, the balance is termed as gross profit। ट्रेडिंग का डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से, तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा कि ग्रॉस लॉस होगा? ग्रॉस लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से तो लॉस होता है। The provision for bad debt is debited to sundry debtor account। बोलो यार, provision for bad debt
जब हम प्रोविजन फॉर बेड डेट बनाते हैं तो क्या एंट्री करता है? कोई भी प्रोविजन बनाना है तो क्या डेबिट करना है? प्रोविजन बनाते टाइम थोड़ी डेटा कम होता है, तो बेड डेट के टाइम होता है। प्रोविजन बनाते टाइम किसे डेबिट करते हैं? पीएनएल को डेबिट करते हैं। कहाँ डेबिट करते हैं? तो डेटर में डेबिट करते हैं क्या? फॉल्स। The provision for discount on creditor is often not provided in keeping the principle of conservatism. भैया हमने जैसे डेटर पे डिस्काउंट देते हैं वैसे क्रेडिटर भी हमें डिस्काउंट देते हैं। जो क्रेडिटर हमें डिस्काउंट दे रहा है वो मुनाफा है कि खर्चा है? मुनाफा है। तो क्या हम एक एक्सपेक्टेड डिस्काउंट रिसीव्ड को आज ही बुक कर? क्योंकि कंजर्वेटिज्म में क्या बोलता है कि खर्चे को बे बुक कर सकते हो, प्रॉफिट तभी बुक करना जब वो रियलाइज होता है। तो क्या हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बनाना चाहिए हम? तो वो भी तो यही बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इज ऑफन नॉट प्रोवाइडेड इन कीपिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रू है ना? ये प्रिंसिपल है कंजर्वेटिज्म। हाँ बहुत सारे बीच में पढ़ा है, तुमने सुना नहीं। चैप्टर 1 में है, बहुत सारे वो पढ़ना है, 1, 2 में जो भी है। चैप्टर 1 के यूनिट 1 और 2 में द डेट रिटर्न ऑफ इज बेड इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली आर क्रेडिटेड टू डेटर अकाउंट। बेड डेट रिकवर्ड अकाउंट में क्रेडिट होता है। कहाँ क्रेडिट होता है? जब बेड डेट होता है ना तो बेड डेट डेबिट होता है। जब बेड डेट रिकवर हो जाता है तो बेड डेट रिकवर्ड अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है एज एन इनकम। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर्ड। क्योंकि पहले आप जिसको खर्चा मान चुके हो, लॉस मान लिया ना आपने पहले बेड डेट को, अब क्या मानोगे? इनकम। द एडजस्टमेंट एंट्री इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज डेबिट। अच्छा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की एंट्री क्या होती है? कैश टू लायबिलिटी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो यहाँ पे उल्टी एंट्री कर रखी है, फॉल्स है। उल्टी एंट्री होगी, इनकम डेबिट होगी और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट होगा। प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ पॉलिसी ऑफ प्रोप्राइटर इज डेबिटेड टू पीएनएल। भैया प्रोप्राइटर की पर्सनल पॉलिसी का पेमेंट हमने किया है वो पीएनएल में डेबिट होगा कि ड्रॉइंग होगा? जो भी पर्सनल खर्चे हैं वो सब ड्रॉइंग कहलाते हैं, इसलिए वो ड्रॉइंग में डेबिट होगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस इज टेकन ओनली टू पीएनएल। ट्रू है? डेप्रिसिएशन अकाउंट एक खर्चे का अकाउंट है, वो कहां ट्रांसफर होता है? पीएनएल में। वो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है अगर, तो फिर फिक्स्ड एसेट में से कम करेंगे क्या? तभी अगर आपने एंट्री की होगी तभी तो ट्रायल बैलेंस में उन्हीं लेजर का बैलेंस आता है बेटा जिसमें बैलेंस है, और उसमें बैलेंस तभी होगा जब उसकी एंट्री हो चुकी है। तो जब डेप्रिसिएशन की एंट्री आप कर चुके हो, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, तो मतलब वो फिक्स्ड एसेट तो ऑलरेडी कम हो चुका है। अब अगर वो ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन अकाउंट आ रहा है तो उसे ओनली पीएनएल में लिखना है, फिक्स्ड एसेट में से कम नहीं करना है। पर्सनल परचेज इंक्लूडेड इन परचेज ड्यू बुक आर एडेड टू द सेल्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट। सही है क्या? गलत है? गलत है। ओके। मशीन गिवन टू ऑफिस स्टाफ बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन विल बी डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। मेडिसिन, सॉरी मशीन नहीं है, मेडिसिन गिवन टू ऑफिस स्टाफ। एक मेडिसिन मैन्युफैक्चरर ने अपने स्टाफ को मेडिसिन प्रोवाइड की, वो कहां डेबिट होगी? हमारे लिए तो ये खर्चा है ना, तो कहां डेबिट करूंगा? सैलरीज में ही डेबिट करूंगा। गुड्स वर्थ रुपीज, जरूरी थोड़ी वो काटे, हो सकता है अलग से दे दे, लेकिन हमारे लिए जो खर्चा है, यहाँ पे नहीं भी काटेगा तो भी सैलरी में जाएगा, खर्चा तो बुक करना पड़ेगा ना। गुड्स वर्थ रुपीज 600 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। फॉल्स। परचेज अकाउंट में क्रेडिट होगा। ड्रॉइंग डेबिट टू परचेज, क्रेडिट का होगा परचेज, ड्रॉइंग में तो डेबिट होगा। If closing stock appears in the trial balance, the closing inventory is then not entered in trading, it is only shown in balance sheet. True है? ये तो हम पहले 10 बार बात कर चुका हूं मैं, ऐसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन है कुछ।
क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ ICAI मॉड्यूल यूनिट 1 फाइनल अकाउंट्स की है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, आपको बनाना है ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट बनाना है ना। सबसे पहले हम बना लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बना लेते हैं बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। वो तो पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2022। सबसे पहले ट्रेडिंग में आता है सेल्स। अब इसमें ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पहले हम पढ़ लेते हैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक 31 मार्च 2022 को है 3,93,000। दीज includes goods returned by customer to the value for which no entry has been passed in the books। इसमें 15,000 का गुड्स वो भी इंक्लूडेड है जिसकी बुक्स में एंट्री पास नहीं की है। गुड्स रिटर्न कर दिया तो एंट्री पास कर दो। सेल रिटर्न की एंट्री नहीं, स्टॉक तो यही रहेगा। सेल रिटर्न की एंट्री पास होगी, सेल रिटर्न डेबिट टू कस्टमर, सेल रिटर्न बढ़ जाएगा। परचेज इंक्लूड फर्नीचर परचेज्ड फॉर 10,000। डेप्रिसिएशन देना 10%। देना अकाउंट का लोन दे रखा है। Sundry debtor include 20,000 due from Robert. Sundry creditor include 10,000 due to him. Interest paid include 3,000 paid to Dena Bank. Interest received 1,000 from Sundry debtor. Provide for interest payable to Dena Bank. Make provision for doubtful debt of 5% on balance under Sundry debtor. तो सबसे पहले तो हम ले आते हैं सेल्स, सॉरी ट्रायल बैलेंस ही चलता है। सेल्स आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक आ रहा है 2,34,000। तो 2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 2,34,000। उसके बाद बाय सेल्स 14,48,000 लेस सेल्स रिटर्न 43,000 प्लस जो अभी हमने पॉइंट नंबर 1 पढ़ा था 15,000 लेस करो कितना होगा? 13 लाख। ठीक है। देन परचेज 15,500 परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के लिए कोई और? अच्छा, परचेज में भी एक और फर्नीचर परचेज इंक्लूडेड है 10,000 का, वो भी लेस करेंगे और परचेज रिटर्न भी लेस करेंगे। परचेज रिटर्न है 29,000 और फर्नीचर है 10,000। लेस करो इनको 12,15,500 माइनस 29,000 माइनस 10,000 11,76,500। ठीक है। फिर कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रेडिंग अकाउंट में ओनली डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आते हैं। तो मतलब डायरेक्ट मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग या परचेज ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स को लाने के लिए किया गया खर्चा। कहां तक लाने के लिए? जहां तक हम सेल कर रहे हैं वहां तक का सारा खर्चा ऐड होता है, उसके बाद का सारा खर्चा इनडायरेक्ट होता है। तो कैरेज इनवर्ड 93,000। फिर
और कोई डायरेक्ट खर्चा मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक वो तो 3,93,000 रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3,93,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी है वो कितना है? 2,79,500 ग्रॉस प्रॉफिट है कितना? क्लोजिंग स्टॉक में सेल्स रिटर्न कितना आएगा? भाई जो माल वापस आ गया वो गुड्स किसका है? ऐड नहीं होगा तो फिर क्यों? इंक्लूडेड है तो तू क्या वापस लेस करेगा क्या उसको? हाँ बोल यार। 2,79,000 टू ग्रॉस ये तो हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 2,79,500। उसके बाद सारे खर्चों पे आ जाता है। रेंट कितना है? 28,000। सैलरीज 46,500। लोन फ्रॉम देना बैंक लिमिटेड इट इज ए लाइबिलिटी। इंटरेस्ट पेड, अब यहाँ पे इंटरेस्ट पेड है 4,500 है ना, और नीचे दे रखा है देखो लोन फ्रॉम देना बैंक का एक अकाउंट दिख रहा है आपको यहाँ पे। यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है, लोन का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 50,000। मतलब शुरुआती ईयर के स्टार्ट में हमारा 50,000 का लोन था, ईयर एंड पे हमने 50,000 का लोन और लिया। तो क्या ईयर एंड पे जो हमने लोन लिया उस पे ब्याज देना पड़ेगा क्या? तो हमें 50,000 पे ब्याज देना, 50,000 पे भी कितना ब्याज देना है? तो 50,000 का 12% कितना होता है? 6,000। तो मैं कितने पे ब्याज दूंगा? ओनली 50,000 पे दूंगा। 50,000 पे कितना? 12% के हिसाब से 6,000। बट यहाँ पे इंटरेस्ट दे रखा है 4,500। अभी इस 4,500 में भी इंटरेस्ट कितना देना बैंक को दिया ये पता लगाना होगा। अगर कुछ नहीं होता तो हम मानते कि ये जो इंटरेस्ट पेड है ये पूरा देना बैंक को दिया। बट नीचे एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है कि इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3,000 पेड टू देना बैंक। मतलब हमें देना बैंक को 6,000 देना था, बट 3,000 दे दिया और 3,000 देना। तो टोटल इंटरेस्ट जो 4,500 है उसमें से 3,000 को देना बैंक और 3,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेड टोटल 4,500 है प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट किसका? देना बैंक का। देना बैंक का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है? 6,000 माइनस 3,000, तो कितना? और 3,000 देना। तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे करेंगे हम? ये 6,000 कैसे आया? तो 6,000 भैया ऐसे आया, नीचे लिखूंगा वैसे तो मैं, या यही लिख देता हूं अभी। तो 6,000 आया, 50,000 का लोन था, उस पर 12% के हिसाब से 6,000 रुपए बनता है। आ रहा है समझ में? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा कितना हुआ? कितना है बेटा? 17,000। कितना? 17। उसके बाद क्या है? एडवर्टाइजमेंट कितना है? 6,000। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, उसके बाद उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री है। इंटरेस्ट रिसीव्ड 7,250 7,250। ओके, तो 7,250 का इंटरेस्ट रिसीव्ड है। अब भाई ध्यान देना, यहाँ पे ना नीचे दो और चीजें दे रखी है। इन्वेस्टमेंट है 1 अप्रैल 21 से 25,000 का। 25,000 का ब्याज 5% के हिसाब से कितना बनता है भाई?
1250। कितना इंटरेस्ट बनता है? 1250। उसके बाद नीचे आपको डिपॉजिट दे रखा है क्या? 1.5 लाख दे रखा है। 1.5 लाख के ऊपर ब्याज कितना बोला है इन्होंने? 10%। कितना बोला है? मतलब 1.5 लाख का 10% कितना होता है बेटा? 15,000। टोटल ब्याज होता है 16,250। कितना होता है? मतलब इनकम कितनी बुक होनी थी? 16,000 इंटरेस्ट की, लेकिन आ कितना रहा है? 7,250। अब इसमें ये देखना है कि 7,250 पे जो ब्याज है ये इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट का ही है ना, किसी और चीज का तो नहीं है। अगर कुछ नहीं बोला है तो हम ये मानेंगे कि 16,250 लेने, 7,250 आ गया, 9,000 होगा ना बाकी। बट क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक पॉइंट लिख रखा है इन्होंने कि भैया इंटरेस्ट रिसीव्ड represents 1,000 from sundry debtor due to delay on their part। मतलब उस 7,250 में से 1,000 का ब्याज तो डेटर से आया है और बचा हुआ इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट से आया। मतलब कि 16,250 लेने, उसमें से 6,250 आ गए। कितने रुपए आ गए? 10,000 और कितने रुपए आना है? 10,000। तो सबसे पहले तो क्या? इंटरेस्ट रिसीव। कितने रुपए आ गए? 7,250 प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट एक्रूड जो आना बाकी है। तो यहां पे आना बाकी कितना है? एक तो 16,250। इन्वेस्टमेंट पे 1250। 25,000 के हिसाब से 5% ब्याज, डिपॉजिट पे 1.5 लाख के हिसाब से 10% ब्याज, टोटल 16,250। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट 6,250 आ चुका है ऑलरेडी। 7,250 में से 1,000 डेटर का हो गया, बचा 6,250। तो टोटल कितना आना बाकी है? 10,000। तो टोटल ब्याज कितना बुक होगा? 17,250। आ रहा है क्या समझ में? कैश विद ट्रेडर्स बैंक इसका कुछ नहीं करना। डिस्काउंट रिसीव 14,950। तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपका बाय डिस्काउंट रिसीव कितना है बेटा? 14,950। इसके बाद फर्नीचर कुछ नहीं होगा। डिस्काउंट अलाउड वो बैलेंस शीट में जाएगा ना तब। हाँ, कहीं बोला ही नहीं है डेप्रिसिएशन की, बोला है क्या? बोला है ना, एडजस्टमेंट। हाँ डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% लगेगा। तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन 9,000 का फर्नीचर है 10%। प्लस जो परचेज में इंक्लूड कर दिया था हमने फर्नीचर वो ऐड हो जाएगा। तो भैया फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन एक तो 9,000 पे पूरे साल का लगेगा। पूरे साल का 10% के हिसाब से 900 रुपए तो ये लगेगा। और एक 10,000 का फर्नीचर जो 1 जनवरी 2022 को खरीदा, 250 रुपए लगेगा। उस पे 3 महीने का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। 3 मंथ्स का ही लगेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,150। फिर डिस्काउंट अलाउड 37। कितना है? 37,700। उसके बाद जनरल एक्सपेंस 196,000। उसके बाद ऑडिट फीस 3,500। ऑडिट फीस कितनी है? 3,500। फायर इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कितनी है? 3,000। उसके बाद
ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितने के हैं? 11650 11 650 उसके बाद पोस्टेजिंग इन टेलीग्राम्स 4350 43 50 इसके बाद बस कुछ नहीं है, बस ये ड्राइंग तो उधर जाएगी बस हो गया। चलो ओके करिए टोटल करो इसका रिचोत्तर 250 75250 125650 नहीं कुछ गलत किया 279517 सही है यार भाई तेरा कुछ गलत हो रहा है तूने जो बोला है सर प्रोविजन को ड्राफ्ट साइड भी मेंटेन करना है। लास्ट पॉइंट है ना हाँ बस प्रोविजन को ड्राफ्ट ओके एक मिस्टेक से सब बिगड़ गया है ना बिगड़ा तो क्या है अभी लगाना बाकी है क्या दे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो लगाना बाकी रह गया हमसे है ना कितना है डेटर का 5%। सबसे पहले तो देखो डेटर में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है डेटर में एडजस्टमेंट है पॉइंट नंबर 5 पढ़िए आप सन्ड्री डेटर में 20,000 रोबर्ट से लेना बाकी है और क्रेडिटर में 10,000 उसे देना बाकी है मतलब नेट रोबर्ट से हमें कितने रुपए लेना बाकी है 10,000 ही लेना बाकी है तो डेटर 10,000 से कम कर देंगे डेटर कितने से कम करेंगे 10,000 एक और 15,000 रुपए की सेल रिटर्न की एंट्री की थी हमने सेल रिटर्न टू डेटर सेल रिटर्न टू तो डेटर 15,000 से और कम होंगे तो हमारे जो डेटर है ना डेटर है हो जाएगा 90 सन्ड्री डेटर हमारे अभी कितने हैं अभी कितने हैं 95 ओपनिंग बैलेंस कितने हैं 120 कितना है 1,20,000 रोबर्ट रोबर्ट कितना है 10,000 20,000 तो ओवरऑल है तो 1,20 माइनस 15 माइनस 10 कितना होता है 90 तो प्रोविजन कितने पे बनेगा 95,000 का कितना परसेंट कितना होता है बेटा 4750 तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा 90 वापस निकाल लो प्रॉफिट 3,11,7
700। अब क्या बनाएंगे बेटा, बैलेंस शीट। प्रॉफिट आ गया हमारा 70,500। बैलेंस शीट बताओ रे, कैपिटल कितनी है अभी अभी ट्रायल बैलेंस में? 5,40,500। 5,40,500। 540,500। 5,40,500। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 70,500। 500 नेट प्रॉफिट हुआ 70,000। लेस ड्राइंग लेस ड्राइंग कितनी है? 50,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई ड्राइंग तो नहीं थी क्यों भैया? एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई भी ड्राइंग नहीं थी। तो 540 500 प्लस 70,500 माइनस 50,000, 5,61,000। ट्रायल बैलेंस में देखते जाओ और करते जाओ। हाँ जी, उसके बाद लोन फॉर्म देना पड़ेगा। हाँ भैया, अब यहाँ पे आ जाते हैं अपन, लाइन वाइज ही चलेंगे। डेटर, क्योंकि कुछ छूट नहीं जाए। 120 सन्ड्री डेटर हमारे हैं 1,20,000 नहीं, 95,000 है ना। अभी हमने ऊपर किया था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है? 4750। तो 95 माइनस 4750 कितना हो जाएगा? 90,250। ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर कितने के हैं? 74 ही रहेंगे क्या? नहीं, एक तो रोबोट, 10,000 का रोबोट में काम करें, लेस करेंगे। रोबोट लेस हो जाएगा। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट में क्रेडिटर को कम तो नहीं करना है। देखो फर्स्ट एंट्री थी सेल रिटर्न टू डेटर, सेकंड में परचेज और फर्नीचर था, थर्ड में डेप्रिसिएशन, फोर्थ में देना बैंक का था, फिर रोबोट वाला हमने कर दिया, इंटरेस्ट वाला हमने कर दिया, लेकिन वो इसमें नहीं आएगा। तो 74 माइनस 10 64,000 कितना आएगा क्रेडिटर? ठीक है। उसके बाद लोन फ्रॉम देना बैंक 1 लाख है। लोन फ्रॉम देना 1 लाख है, लेकिन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी है इसका एक। 3,000। इंटरेस्ट देना बाकी है ना देना बैंक को। 3,000। तो कितना देना बाकी है टोटल? 1,03,000। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड वाला जो था, उसमें आपको याद हो तो हमने एक एक्रूड इंटरेस्ट बुक किया था, आना बाकी था। 10,000। कितना आना बाकी था? 10,000। कैश विद ट्रेडर्स बैंक, कैश एट ट्रेडर्स बैंक 40,000। देन इन्वेस्टमेंट 25,000। इंटरेस्ट तो हमने ऊपर वैसे ही एक्रू कर दिया है। ठीक है। फर्नीचर फर्नीचर है हमारा, क्लोजिंग 1 लाख। क्या बोल रहा है बेटा? क्लोजिंग फर्नीचर है 9,000 का, प्लस 9,000। परचेज ड्यूरिंग द ईयर है 10,000 का, मान हो गया था। लेस डेप्रीसिएशन हमने कितना लगाया था बेटा? 9,000 इंटू तो 10% था 900, 11,250 लगाया था। 1150 का डेप्रीसिएशन था। तो 19,000 माइनस 1150 17,850 17। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, ये सब तो खर्चे हैं। कैश इन हैंड 1900। कैश इन हैंड कितना है?
डिपॉजिट्स हमारे कितने हैं भैया? 1,50,000। ब्याज हम ऑलरेडी एक्रू कर चुके हैं ऊपर। ठीक है। ड्राइंग हम लेस कर चुके हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आ जाते हैं थोड़ी सी। पहला, सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3,93,000। फर्नीचर की एंट्री हम कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन कर चुके हैं, लोन फ्रॉम देना बैंक बता चुके हैं, डेटर वाली एडजस्टमेंट एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रोविजन को हम हटा चुके हैं। ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट हो गई। टोटल कर लो। चलो करो। बैलेंस शीट हमारी 7,28,000। ये हमारा बैलेंस शीट मैच हो गया। अब ना ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये करना है, भले मैं कराऊंगा लेकिन करना है फिर भी, है ना, करना ही है। सेकंड, थर्ड एंड ये ना क्वेश्चन 6 से 8 मार्क्स में आया है। बहुत इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगेगा लेकिन हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि जैसे सेन गुप्ता के 8 एम्प्लॉय, उसने ड्यूरिंग द ईयर कुछ एम्प्लॉय और रखे, ईयर एंड पे कुछ सैलरी देना बाकी, कुछ दे दी है, तो आपको ये बताना कितनी सैलरी देना बाकी है, कितनी पे कर दी है और कितना P&L में जाएगा, कितना P&L में। हो गई हमारी क्लास? हो गई। ओके, मैं 2 मिनट में इनको ब्रेक दे दूं, मैं आ रही हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है, 2, 3, 4, 5 कल के लिए। ठीक है, ये मिसिंग फिगर्स वाला क्वेश्चन है 5। कल ट्राई करोगे आप, इजी क्वेश्चन है। आज करेंगे, आज ये कर लेना, आज करोगे, कल क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, है ना।